आज हम एक और कविता करेंगे जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। इसका नाम क्या है? यह दंतुरित मुस्कान। इसके कवि कौन है? दंतुरित मुस्कान, इसके कवि नागार्जुन जी हैं। इसके कवि पाठ 6 ही है हमारे पास गद्य भाग का। कवि हैं इसके नागार्जुन। यह दंतुरित मुस्कान, ये जो हमारे पास शीर्षक है, तो सबसे पहले शीर्षक को समझ लेना ज़रूरी है कि दंतुरित का मीनिंग क्या होता है। दंतुरित का अर्थ होता है छोटे छोटे दांत या नए दांत। सबसे पहले हम यहाँ पर दंतुरित का ही मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। दंतुरित कहते हैं नए दांत, या छोटे दांत भी कह सकते हैं। नए दांत या छोटे दांत भी हम कह सकते हैं। या जो जिसको हम कहते हैं ना अपनी लोकल लैंग्वेज में, जिसको हम बोल देते हैं दूधिया दांत। क्या बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में? दूधिया दांत। वो होता है दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान का मतलब हंसी की जो यह छोटे छोटे दांतों वाली हंसी है, यानी कि जो इसमें एक छोटे बच्चे का वर्णन किया गया है, छोटे बच्चे की हंसी का वर्णन किया गया है। कि कवि क्या कहते हैं इसमें, कि जो इसमें कवि ने कहा है कि जो एक छोटा बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, अपने छोटे छोटे दांतों की हंसी से सबके मन को हर लेता है और क्या करता है, कठोर से कठोर हृदय वाले मनुष्य को भी पिघला देता है और उसको नरम दिल वाला बना देता है। इस कविता के अंदर मुख्य भाव यही है कि जो छोटे बच्चे की जो हंसी है वह इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि कठोर से कठोर हृदय भी क्या हो जाता है, पिघल जाता है। इसमें कवि ने ऐसे अनेक बिंबों का सहारा लेते हुए अनेक उदाहरणों के माध्यम से इसे बताया है। देखिए वो कैसे कैसे बताया है। और ये कहा है कि जो एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको इस संसार में बाहर, यानी कि उसका परिचय इस संसार में केवल एक माँ ही कराती है। यानी कि एक छोटे बच्चे का परिचय संसार में परिचय कराने में एक माँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें अनेक माध्यमों का, उदाहरणों के माध्यम से इस कविता को देखिए कवि ने क्या कहा है। कहते हैं कि ध्यान से सुना, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गए हो पाषाण, होगा कठिन पाषाण। सभी बच्चे अपने हाथ में पेंसिल लीजिए और जिन वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करा रही हूँ वो वर्ड्स आप अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। अब देखिए बेटे, इसमें फर्स्ट वर्ड आता है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मैंने छोटे दांत या नए दांत। मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक होता है मरा हुआ, जिसको हम बोल देते हैं मुर्दा, जिसके अंदर जान नहीं होती।
मृतक, मृतक होता है मरा हुआ। कवि कहता है उस बच्चे को, ये कहता है कि तुम्हारी जो ये छोटे छोटे दांतों वाली, यानी कि जो तुम्हारी दूध मुही मुस्कान है, दूधिया दांतों वाली जो मुस्कान है, वो क्या करती है, मृतक में भी डाल देगी जान, मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देती है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि जो व्यक्ति, जो बच्चे की जो मुस्कान है, छोटे छोटे नए दांतों की जो दूध मुही मुस्कान है, उसे देखकर तो मरे हुए व्यक्ति में भी जान आ जाती है। ठीक है, फिर देखिए कहते हैं धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूली धूसर धूल मिट्टी, देखिए धूली, धूली धूसर होता है धूल मिट्टी, धूल मिट्टी, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, गात होता है शरीर, क्या होता है गात, शरीर। कहते हैं, कवि कहते हैं कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात, कि धूल मिट्टी से, धूली धूसर धूल मिट्टी से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर इस प्रकार लगता है, किस प्रकार, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात, जलजात होते हैं कमल का फूल, जलजात जल के अंदर खिलने वाला, यानी कि जलजात कमल का फूल। देखिए जलजात कमल का फूल, जलजात कमल का फूल। अब देखिए कवि क्या कहता है कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, कि जो तुम्हारा ये धूल मिट्टी से सना हुआ शरीर है, वो ऐसा लगता है मानो कि तालाब को छोड़कर, कमल का फूल जो है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। अर्थात कहने का क्या भाव है कि जो कमल का फूल तालाब में खिलता था, वो ऐसा लगता है कि तुम्हारा धूल से सना हुआ शरीर ऐसा लगता है कि वो तालाब में न खिलकर कहाँ पर खिल गया हो, मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। ठीक है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा पाषाण। अब कवि कहते हैं कि परस, परस का अर्थ होता है स्पर्श, और पाक प्राण होता है जीवन। यहाँ पर लिखिए परस, परस होता है स्पर्श, यहाँ पर लिख लीजिए, इसको थोड़ा से मिक्सअप ना हो जाए। परस, परस होता है स्पर्श, ठीक है, स्पर्श, और प्राण यानी कि जीवन। लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण देख लीजिए यहाँ पर, पाषाण होता है बेटे पत्थर, पाषाण, पाषाण होता है पत्थर। अब कवि इसको क्या कहता है कि बच्चे का जो स्पर्श है, बच्चे का स्पर्श पाकर, क्या बच्चों के प्राणों का स्पर्श पाकर, यानी कि जो बच्चे का जीवन होता है, बच्चे को हम जब छूते हैं तो उसके छूने से, बच्चे को छूने से क्या हो गया कि जो पत्थर है
वह भी पिघल कर क्या बन गया होगा, जल बन गया होगा। क्या बन गया होगा, जल। तो देखिए क्या कहते हैं, दोबारा से बताती हूँ कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर बन गया होगा कठिन पाषाण। कि जो बच्चे के स्पर्श यानी कि बच्चे का प्राणों का जो स्पर्श करके कठिन से कठिन पत्थर भी पिघल कर जल बन गया होगा। फिर कहते हैं कवि कि बांस तुम्हारा स्पर्श पाकर छू गया तुमसे कि झरने लगे पेड़, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब इसमें बबूल शेफालिका होता है एक, जैसे आपने देखा होगा पिंक कलर का, मुझे आसपास यहाँ पर मिला नहीं, अदरवाइज़ मैं आपको डेमो के तौर पे दिखा देती इसको। तो एक बिल्कुल पिंक, डार्क पिंक कलर का होता है वो, और बिल्कुल सॉफ्ट होता है। उसके तीनों इस तरीके से पत्ते जुड़े थे, वो होता है शेफालिका, बिल्कुल जो सॉफ्ट होता है शेफालिका का फूल। और बबूल, बबूल का मतलब होता है कांटेदार वृक्ष। लिखिए बबूल का यहाँ पर अर्थ लिख लीजिए पहले आप। बबूल कांटेदार वृक्ष। जो ये कांटेदार वृक्ष होता है इसको क्या बोलते हैं, बबूल। अब ये कहते हैं कि तुम्हारे छूने से क्या हो गया, कि छोटे बच्चे का जो स्पर्श है उसको पाकर तो ऐसा लगता है, उसको छूने से तो ऐसा लगता है कि बांस के पेड़ से, मुझे नहीं पता कि बांस के पेड़ था या बबूल का पेड़ था। बांस और बबूल के जो पेड़ होते हैं, बांस का पेड़ जो कठोर होता है यहाँ पर, और बबूल का कांटेदार। बांस और बबूल के पेड़ से भी शेफालिका के फूल झड़ते हैं। अर्थात कहने का भाव यहाँ पर इन पंक्तियों का में ये है कि जो छोटा बच्चा है ना, उसका स्पर्श पाकर, उसको छूने से ऐसा लगता है कि बांस और बबूल जैसे कठोर वृक्षों से भी शेफालिका के सॉफ्ट यानी कि नरम फूलों की वर्षा होने लगती है। जो बांस और बबूल के पेड़ों से, कांटेदार वृक्षों से सख्त से शेफालिका जैसे फूल झड़ने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हम इतना ही करेंगे, बाकी काम कल करेंगे। अब इसी के में मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ, इसकी व्याख्या एक बार जल्दी से बता देती हूँ कि क्या इस पहरे के अंदर बताया हुआ है कवि ने। कवि कहते हैं कि इसमें यह दंतुरित मुस्कान में नागार्जुन जिसके कवि हैं, इसमें उन्होंने ये कहा कि जो एक छोटे बच्चे की मुस्कान होती है बहुत ही सुहावनी, बहुत ही प्यारी होती है, बहुत अच्छी लगती है। वो इतनी अच्छी लगती है कि उसकी हंसी को देखकर, उसकी छोटे छोटे दांतों की मुस्कान को देखकर क्या होगा कि मरे हुए व्यक्ति में भी जान आ जाएगी। ठीक है। फिर कहते हैं कवि कि जो उस बच्चे का धूल और मिट्टी से सना हुआ जो शरीर है, वो ऐसा लगता है कि मान लो कोई कमल का जो फूल है वो किसी तालाब में न खिल कर क्या हो गया है, मेरी झोपड़ी में खिल गया है। फिर कहते हैं कवि कि जो बच्चा है उसके स्पर्श पाकर, उसके जीवन का, उसके प्राणों का स्पर्श पाकर जो कठिन से कठिन पत्थर भी है वो भी क्या बन गया होगा, जल बन गया होगा। और बांस के पेड़ से और बबूल के पेड़ से भी क्या, शेफालिका जैसे फूलों की वर्षा होने लगती है। अर्थात कहने का भाव यह है, पूरे पद्यांश के अंदर कहने का ये भाव बताया, कवि ने कहा है कि जो कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी होते हैं वो पिघल जाते हैं और जो है वो बहुत ही नरम दिल वाले बन जाते हैं। इसमें कवि ने ये बात बताई है और कहा है कि बच्चे को का जो परिचय है
वो बाह्य जगत में यानी कि बाहर के वातावरण में उसकी माँ ही उसका परिचय कराती है। आगे आएगा इसमें इसके बारे में, बट अभी इतना ही आया कि एक जो छोटे बच्चे की जो हंसी होती है वो कैसी होती है, वो उससे क्या क्या हो जाता है। मैंने बताया था कि अनेक उदाहरणों का प्रयोग किया। उदाहरण कौन कौन से किए थे कि जिससे कठोर हृदय भी पिघल जाता है, वो कैसे, उसमें था एक में तो था कि जो पाषाण है वो भी बच्चे का स्पर्श पाते ही क्या हो जाएगा, जल बन जाएगा। नहीं, यहाँ पर अतिशयोक्ति की गई है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप किसी बच्चे को छू ले, यहाँ पर सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, उसके अपने मन के अंदर जो भाव आ रहे हैं कवि के, वो उन्होंने बताए हैं। और कभी ऐसा भी नहीं हो सकता कि बबूल के पेड़ से और बांस के पेड़ से क्या फूल जड़ने लग जाएं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इन पंक्तियों में यहाँ पर हमारे पास अतिशयोक्ति भी आ रही है। ठीक है, तो बेटे अब यहाँ पर हम इसका करेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ। इसमें काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन सा इसमें रस है, कौन सा अलंकार है और कौन सा छंद है। सीबीएसई बोर्ड में छंद नहीं है, बट एचबीएसई बोर्ड में छंद आते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना। मैं बार बार बोल रही हूँ कि एचबीएसई बोर्ड में सप्रसंग व्याख्या आती है 6 मार्क्स के अंदर, और सीबीएसई में आती है क्वेश्चन आंसर आते हैं। और आप क्वेश्चन आंसर जब आपको व्याख्या क्लियर है तो इजीली कर सकते हैं। इसका काव्य सौंदर्य को मैंने बोला था शिल्प सौंदर्य भी हम कह सकते हैं। काव्य सौंदर्य, या हम बोले इसको सराहना सौंदर्य भी कह सकते हैं, या शिल्प सौंदर्य, किसी चीज़ की सराहना करते हैं हम, शिल्प सौंदर्य। इसमें फर्स्ट, जब भी मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी हिंदी जैसी लैंग्वेज होती है उसको हम बोलते हैं खड़ी बोली। क्या बोलते हैं? खड़ी बोली। पहला नंबर 1 खड़ी बोली है। जब भी ये 3 पॉइंट तो हमारे पास बन जाती है। एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ आपको काव्य सौंदर्य लिखने की, कि जब भी हमारे पास एक हिंदी जैसी लैंग्वेज होती है, जैसे एक था हमारे पास सूरदास के पद, उसमें उधो, इस तरीके के बड़भागी, अति बड़भागी, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए हुए थे, वो थे ब्रज भाषा। और तुलसीदास वाले संवाद में अवधी भाषा थी हमारे पास। लेकिन जो हिंदी जैसी भाषा होती है उसको हम बोलते हैं खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली है। जब भी खड़ी बोली होगी तो नेचुरल सी बात है हमारे 3 पॉइंट इजीली सामने आ जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 खड़ी बोली है। नंबर 2 क्या? भाषा सहज सरल है। तीसरा तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है, और कहीं ना कहीं अनुप्रास अलंकार भी आपको मिल ही जाता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है क्या? भाषा सहज व सरल है, यानी कि आसानी से बोली जाने वाली है, सरल है। तत्सम शब्दों का प्रयोग है। कहते हैं बच्चे का अगर इसमें वर्णन किया गया है तो जहाँ पर बच्चे के बारे में बातचीत की जाती है वहाँ पर क्या होता है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस भी आते हैं आपके पास, आगे आएंगे ग्रामर में तब देखना। वात्सल्य रस है। मुक्तक छंद है। मुक्त छंद यानी कि पंक्तियों में कोई छंद नहीं है, मुक्तक छंद है, या पंक्तियाँ छंद मुक्त है लिख सकते हैं। लिख लीजिए पंक्तियाँ, यानी कि जो ये प्यारा है ये पंक्तियाँ हैं, ये क्या है? छंद मुक्त है। मुक्त मैंने कुछ नहीं है इसके अंदर छंद। ठीक है, फिर आता है हमारे पास क्या? इसके अंदर अनुप्रास, धूली धूसर, धय धय वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मैंने अभी बताया था पाषाण वाले में
पत्थर पिघल कर बन जाता है, ऐसा नहीं होता, कभी भी जल बन जाए। अतिशयोक्ति अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, यहाँ पर अलंकार है। ठीक है बेटे। वर्णनात्मक शैली लिख सकते हैं। माँ और बच्चे का भावानुकूल वर्णन किया गया, माँ और बच्चे के बारे में इसमें बताया गया है, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये तो था आपके पास काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य। इसमें से आप वन वर्ड आंसर, क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हो, बहुत इजीली बना सकते हैं बेटे। वो आप लोग खुद बनाएंगे और एक दो मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। हाँ जी, इसमें कहते हैं ना सबसे पहले कि बच्चा किस में जान डाल देता है। देख लीजिए कि कवि के अनुसार बच्चे की मुस्कान कैसी है। कवि के अनुसार बच्चे की मुस्कान कैसी है। कैसी है दंतोरित। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, प्राणों का स्पर्श, कमल कहाँ खिल रहा था। कमल कहाँ खिलने की बात की है। कहाँ खिलने की बात की है भाई, ये की है झोपड़ी में। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास बनता है क्या, थर्ड क्वेश्चन कि बच्चे के स्पर्श से पाषाण क्या बन गया होगा। क्या बना होगा, उत्तर जल। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बांस या बबूल के पेड़ से किसके फूल खिलने लगते हैं। शेफालिका के फूल। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कल फिर हम अगले पैरे की व्याख्या करेंगे, तो ये आप अब साथ साथ लर्न करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।